तो हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं ब्रजेश कुमार आप लोगों को बीपीएससी का और किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए या कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रीलिम्स होते हैं उसके लिए ये जो टॉपिक चल रहा है इसके बारे में आज का जो टॉपिक है वह गुप्त साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में जो पहले देख लेते हैं कि गुप्त साम्राज्य का उदय किस तरह से होता है। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे मौर्य काल का जब अंत होता है तो छोटे छोटे साम्राज्य जैसे हिंद, यूनानी, कुषाण, पहलव, शक, ये लोग क्या करते हैं कि भारत में एक छोटे छोटे कबीला में जो मध्य एशिया से आते हैं और छोटे छोटे कबीला में बट करके या क्या करते हैं, शासन करते हैं। जब इसकी शासन जब खत्म होती है तो उसके बाद क्या करता है कि एक गुप्त साम्राज्य की उदय होती है। तो गुप्त साम्राज्य के उदय के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसका स्रोत क्या था। गुप्त साम्राज्य का जो स्रोत होता है वह साहित्य, लेख, मुद्रा और यात्रा वृत्तांत से हम लोगों को प्राप्त होता है। तो हम लोग देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य होता है और यह क्या करता है कि शासन व्यवस्था अपनी स्थापित करते हैं। तो हम लोग इसके बारे में परिचय तो हम लोगों ने देख लिया कि परिचय जो शक, कुषाण, पहलव ये सब जो आते हैं वह छोटे छोटे मौर्य शासन के बाद ये छोटे छोटे कबीलों में बट करके क्या करते हैं कि यहाँ पे शासन करते हैं और इस कबीला को अंत करके क्या होता है कि गुप्त साम्राज्य का स्थापना होता है। तो हम लोग इसको स्रोत के बारे में देखते हैं। इसका स्रोत जो मिलता है वो देवी चंद्र गुप्तम, जो एक देवी चंद्र गुप्तम जो पुस्तक है उससे हमको इसका स्रोत मिलता है। उसके बाद मुद्रा राक्षस से भी इसका प्रमाण मिलता है, कामसूत्र से भी इसका प्रमाण मिलता है, कालिदास की रचना से भी इसकी प्रमाण हमको बहुत सारा मिलती है। लेख में जो होता है वो प्रयाग प्रशस्ति, एरन अभिलेख और ताम्रपात्र और मुंडो एवं पर लेख, जिससे हमको ये प्रताप होता है। आप लोग जान रहे हैं कि मुंडो पर लेख समुद्रगुप्त के समय जो भी सिक्के गुप्त काल के समय जो भी सिक्के जारी हुए उस पर राजा का जो होता था वह मोहर लगा होता था, उस राजा का चित्रण होता था सिक्के पे। तो इससे हमको पता लगता है कि मुंडो पर लेख और जो राजा का रहा करता था उससे हमको इसकी देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन की एक अभिलेख, हरिसेन ने इसकी रचना की है, प्रयाग प्रशस्ति से, और एरन अभिलेख जो भानुगुप्त के द्वारा रचित है, एरन अभिलेख है भानुगुप्त के द्वारा, उससे हमको जानकारी मिलती है। मुद्रा जो हम लोग देखते हैं सिक्के। अच्छा एक बात देखिएगा आप लोग, जो सिक्का जो होता है वो सबसे पहले सिक्का सोने का जो सिक्का होता है वो सबसे पहले चलवाता है गुप्त साम्राज्य, और सोने का जो सबसे शुद्ध जो सिक्का होता है वह कुषाण वंश चलवाता है। तो यहाँ से हम लोग 2-3 क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं कि सोने का सिक्का सर्वप्रथम जो सबसे ज़्यादा जो चलवाया वह क्या किया कि सबसे ज़्यादा सोने का सिक्के चलवाने वाला गुप्त साम्राज्य था, लेकिन सबसे पहले सोने का जो सिक्का चालू किया, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का, वो क्या हुआ कि कुषाण वंश ने किया। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सिक्के चलवार जो यह दर्शाता है कि उसकी आर्थिक और कला कितनी सबसे ज़्यादा माने की बेहतरीन थी जो सोने के सिक्के चलवाए। उसके बाद विदेशी व्यापार से भी हम लोगों को पता चलता है कि जो इसने क्या किया कि इस गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। अब हम लोग यात्रा वृत्तांत में देखते हैं जो फायान और वेनसा, इन लोगों ने भी जो अपनी अपनी किताब जो लिखी है उससे भी हम लोगों को पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य का माने की अस्तित्व था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। इसके प्रमुख शासक को देख लेते हैं। श्रीगुप्त इसके सबसे संस्थापक जो इसका प्रथम है वो श्रीगुप्त हुए। वो 240 से 280 ईस्वी तक क्या किए कि ये शासन किए। अब देखते हैं हम लोग गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे, और प्रयाग प्रशस्ति लेख में वर्णन मिलता है। यही प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन के द्वारा जो लिखा गया है उसी में इसकी चर्चा मिलती है श्रीगुप्त की। उसके बाद देखते हैं श्रीगुप्त की मृत्यु के बाद क्या होता है कि महाराजा की उपाधि धारण कर घटोत्कच क्या करता है कि सत्ता में आता है। फिर घटोत्कच के बारे में कोई विशेष खास क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसलिए जो जिस जगह से क्वेश्चन बनते हैं उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे चर्चा करेंगे। अब उसके बाद आते हैं तो देखते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम जो घटोत्कच का पुत्र रहता है वो 319 से 335 एडी तक क्या करता है कि शासन में आता है। और गुप्त साम्राज्य का अगर वास्तविक कोई संस्थापक होता है, अगर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों को क्या करता है कि घुमा सकता है कि पूछ सकता है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक शासक कौन था।
तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक शासक जो था वह चंद्रगुप्त प्रथम था, लेकिन गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक अगर पूछ दे, सिर्फ गुप्त साम्राज्य का संस्थापक, तो वहाँ पे श्रीगुप्त होगा। इसलिए देखते हैं, इसने गुप्त संवत चलाया 319 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया कि गुप्त संवत चलाया, ये महाराजा धीराज की उपाधि ली। तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा, एक होता है विक्रम संवत और एक होता है, एक देखिए गुप्त संवत। गुप्त संवत जो चला वो 319 ईस्वी में चला, गुप्त संवत 319 ईस्वी में। और विक्रम संवत जो चलता है वो 58 ईस्वी पूर्व में, 58 ईस्वी पूर्व में, 58 ईस्वी पूर्व में चलता है। और शक संवत जो होता है वो 78 ईस्वी में चलता है। इसीलिए इस तीनों को आप लोग याद रखिएगा। 78 ईस्वी से क्या होता है कि हम लोग का जो अभी का जो हम लोग का जो कैलेंडर है, जो इस कैलेंडर को हम लोग यूज में लाते हैं शक संवत, जिससे क्या होता है कि प्रथम महीना चैत्र का स्टार्ट होता है। चैत्र महीना जो होता है वो हम लोगों का लिए वो गुप्त संवत से ही आया है। और विक्रम संवत जो होता है वो नेपाल का कैलेंडर है, वो नेपाल का जो कैलेंडर है वो विक्रम संवत से आया है। और 319 ईस्वी में यही जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया, महाराजा धीराज की उपाधि दी और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह की। इसने भी क्या किया था कि विवाह करके ही परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो इसके बारे में अभी हम लोग देख लिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने भी लिच्छवी राजकुमारी। इससे भी इतना ही क्वेश्चन बनता है कि विशेष क्वेश्चन नहीं, इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा कि वास्तविक शासक कौन था। तो चंद्रगुप्त प्रथम और गुप्त संवत चला 319 ईस्वी में, 319 ईस्वी में वास्तविक। उसके बाद हम लोग देखते हैं समुद्रगुप्त। देखिए पहले जो क्वेश्चन का पैटर्न था ये पूछता था कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, तो हम लोग आंसर में मार देते थे कि समुद्रगुप्त। ये होता था कि बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अब इस पैटर्न से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब क्या करता है कि डिस्क्रिप्टिव टाइप। अब ये पूछेगा किसने कहा है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो विंसेंट स्मिथ जो था वह समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है, इसलिए इसको याद रखिएगा। हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है। देखिए हरिसेन का जो रचित है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त ने जिस जगह पर जहाँ जो उन्होंने आक्रमण करके जो विजय प्राप्त किया उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। अब हम लोग देखते हैं आर्यावर्त। इसने समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 राजाओं और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था। तो इस तरीका से हम लोग देख सकते हैं कि इससे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कि आर्यावर्त के 9 राजा हैं और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराने वाला जो आदमी था वह समुद्रगुप्त प्रथम था। अशोक द्वारा निर्मित यह अभिलेख कौशाम्बी में था, जिसे अकबर ने प्रयाग में स्थापित किया। ये देखिए प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख था वो पहले जो था वह क्या था कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख वो कौशाम्बी में था, तो जिससे कौशाम्बी में था, जिससे क्या किया कि मुगल सम्राट अकबर ने इसको ला करके और क्या किया कि इसको प्रयाग में क्या किया कि स्थापित किया। तो इस तरीका से हम लोग देखते हैं उस पर ये जो कौशाम्बी ये जो अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति, इसमें एक सिर्फ समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा नहीं है, और सारे जो भी राजा यहाँ पे हुए उसके बारे में चर्चा भी है। जहांगीर के बारे में भी उसके बाद जहांगीर के भी विषय में इसमें चर्चा है। इस स्तंभ पर जहांगीर एवं बीरबल का भी वर्णन है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। इसको कविराज क्यों कहा गया है? क्योंकि इसने क्या किया था कि एक सिक्का मिला है जिसपे इसने बीना बजाते हुए उस सिक्के को पर अंकित किया हुआ है कि इसकी फिगर जो है वहाँ पे वह बीना बजाते हुए, इसीलिए इसे कविराज भी कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो सबसे प्रतापी हुआ इस राजा को 375 से 415 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। हम लोग जान रहे हैं कि जो शको जो था जो वह मध्य एशिया से आया था और यहाँ छोटे छोटे कबीलों में मिल करके वह क्या करता था कि राज करता था और बार बार क्या करता था कि वह गुप्त साम्राज्य को डिस्टर्ब करता था। तो शको को सबसे पहले जो हराया था वह चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। इस अवसर पर वह विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इससे एक ही क्वेश्चन बनता है। इससे क्वेश्चन आपको ये बताएगा कि शको को किसने हराया था, तो शको को सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही हराया था।
उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया और हराने के बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न नहा आते थे। 9 रत्न ही उसी के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहा करते थे, जिसमें आपको धन्वंतरी हो गया, कालिदास हो गया, ये सब जो थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के ही 9 रत्न थे। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। उसके बाद मेहराला लौह स्तंभ, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, ये देखिए मेहराला लौह स्तंभ है। यह एक ऐसा लौह स्तंभ है, मेहराला लौह स्तंभ, जो दिल्ली में है, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के निकट है। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के निकट है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि मेहरौला जो लौह स्तंभ है वह विक्रमादित्य के समय ही स्थापित हुआ था। इसके बारे में कहावत यह है कि इस तरीका के लोहे का बना है क्योंकि इस पर अभी तक आज तक जंग नहीं लगा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मेहरौला लौह स्तंभ किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और यहाँ कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के निकट है। अब देखते हैं हम लोग कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त के समय ही हुआ था, यह प्रमाण है, क्योंकि सबसे बड़ी जो उपलब्धि इसकी थी वह कुमारगुप्त की, और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त के समय ही हुआ था। अब देखिए, हूनों को प्रथम आक्रमण कुमारगुप्त के समय हुआ, जिससे पराजित करने के लिए स्कंदगुप्त को भेजा। अब आप लोग देखिए, कुमारगुप्त के समय हूनों का आक्रमण, और विक्रमादित्य के समय जो हुआ वह शकों का आक्रमण। तो इस तरीका से आप लोग याद रख सकते हैं कि शकों का जो आक्रमण हुआ वह विक्रमादित्य द्वितीय के समय में हुआ शकों को, और हूनों का जो आक्रमण हुआ वो कुमारगुप्त के समय में हुआ, लेकिन उसको हराया था स्कंदगुप्त ने। तो इस तरीका से हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं स्कंदगुप्त का फल। हूनों को पराजित किया, जो हम लोग ऊपर देख लिया। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। अब देखिए, सुदर्शन झील जो था वह सुदर्शन झील जो था वह बनवाने वाला क्या किया था कि गुजरात के साइड में सुदर्शन झील है, इसको बनवाने वाला मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको सुदर्शन झील को बनवाया था। लेकिन इसका एक बार जो हुआ, इसको पहले क्या किया कि रुद्रदामन ने इसको, जो कुषाण वंश के जो शासक हुए, कुषाण वंश के रुद्रदामन, उसने क्या किया था कि पहले इसका जीर्णोद्धार करवाया था, पुनरुद्धार करवाया था, यानी कि जीर्णोद्धार करवाया था, वह मरा पड़ा था। तो इसको पहले जो क्या किया कि कुषाण के जो राजा थे, कुषाण के जो राजा रुद्रदामन, उसने किया था, तो उसने क्या किया था कि इसको सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। तो इस तरीका से हम लोग देखें तो पहले इसको रुद्रदामन ने करवाया था, फिर उसको बाद स्कंदगुप्त ने भी इसको माने कि पुनरुद्धार किया। फिर भानुगुप्त। अब इसके बाद देखिए, स्कंदगुप्त के बाद एक राजा होता है भानुगुप्त, जो 510 में एरन अभिलेख जो भानुगुप्त द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में हम लोग देख लीजिएगा। 510 में ही एरन अभिलेख, जिसमें पहली बार यह पता चलता है कि सती होने का प्रथा एरन अभिलेख से ही मिलता है। ये बहुत VVIP है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। भानुगुप्त 510 में एरन अभिलेख, जिससे पहली बार यह पता लगता है सती होने की प्रथा। विष्णुगुप्त अंतिम शासक हुए, जो 550 AD में यह शासक बनता है। तो इस तरीका से हमने देखा कि पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन मेरा जो गुप्त साम्राज्य से आता है वहाँ से हम लोग देख लिए। तो आप क्या कीजिए कि इसको देखिए और रिवीजन कीजिए, और आप क्या कीजिए कि बार बार किसी बुक से भी पढ़ा कीजिए, कुछ बुक से भी पढ़िए। और ये जो चीज़ होता है वह बहुत कम समय के लिए, इसको एग्जाम के टाइम में ही इसको रिवीजन करके इसको क्या कीजिए कि माइंड मेकअप करने का कोशिश कीजिए, और आप क्वेश्चन बनाइएगा, जिससे आपकी एबिलिटी जो होगी वो पता लगेगी, और मैं जो क्या पढ़ा रहा हूँ सो भी आपको पता लगेगा। और आप मेरे क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा लोगों के बीच में पहुँचाइए। थैंक यू।